जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 में आए हुए विज्ञान विषय के सातों सेटों को जो है हम हल करने वाले हैं। तो इस क्रम में हम बात करेंगे 2025 में विज्ञान 824 CM को जो है हम हल करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें तो कम से कम आप एक रफ ले लें, एक जो है पेन ले लें और जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसके जो हेर फेर में जितने भी क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी मैं करवाता हुआ चलूंगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जो है जब भी बैठें एक रफ और पेन जो है जरूर लेके बैठें, ताकि आपको जो चीजें नहीं पता है आप उसको जो है नोट डाउन करें। इसके साथ ही मैं आपको उससे जो क्वेश्चन पूछूंगा उससे आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका आपको आंसर भी देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो, तो इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है मीटर इंटू सेकेंड होता है, या प्रति मीटर होता है, या मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम पी से लिखते हैं पावर, और मतलब क्या होता है क्षमता। इसे लिखते हैं 1/f, जहां f क्या है, f है फोकस दूरी। क्या है ये, फोकस, क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी है 1/f कब होगा, जब ये क्या होगा, जब ये मीटर में होगा। क्या होगा, ये मीटर में होगा। और अगर मान लो फोकस दूरी क्या किस में दिया है, फोकस दूरी आपकी जो सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप 100 कर देंगे। क्या करेंगे 100/f। ये कब की बात है, ये जब ये सेंटीमीटर में दिया हो। क्या किस में दिया हो, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा 1/f। मात्रक की बात करें, देखिए क्या हो जाएगा प्रति मीटर। क्या हो जाएगा ये 1/मीटर का मतलब होता है प्रति मीटर। तो ये तो प्रति मीटर होगा, या तो प्रति सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, मात्रक। मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, प्रति मीटर, प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर, या इसका एक और मात्रक होता है, क्या बताइए, वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। तो ये रहा लेंस की क्षमता का फार्मूला। तो इसी के साथ आपको बताना है, यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। लेंस क्या है, लेंस की फोकस दूरी। तो इनमें यू वी और एफ में संबंध क्या होता है, यू और वी एफ में संबंध होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है। क्या होता है, 1/v माइनस 1/f होता है। सॉरी 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। आपको ये बताना है कि हम जो है जो सभी दूरियां है उसे हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को बताना है। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम सभी दूरियों को लेंस में कहां से नापते हैं, कहां से नापते हैं, इन सभी u v और f को कहां से नापते हैं, कहां से नापते हैं। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि जैसे लेंस है, लेंस में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल, अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। इसके अलावा
अवतल लेंस की फोकस दूरी वो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए अब क्वेश्चन जो नंबर जो है 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों दिया है। तो देखिए जरा इसमें क्या है, आपको इसको दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक सारणी बनवा देता हूं। इसको आप जो है ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी बात क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो हम इसमें बात करेंगे वस्तु वस्तु की स्थिति। क्या होगा, वस्तु की स्थिति। और हम बात करेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वस्तु की स्थिति, अगर ऑप्शन जो है कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर जो है ये किसमें है, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है, ये अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में अगर वस्तु क्या हो, अनंत पे हो। कहाँ हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, वो वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। और क्या होगा, उल्टा होगा। और क्या होगा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र पर हो। अनंत अनंत एवं वक्रता केंद्र। अगर अनंत और वस्तु कहाँ होगी, अगर अनंत और वक्रता केंद्र पर होगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वो होगा वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। और क्या होगा, वस्तु से छोटा। अच्छा एक बात मैं भूल गया हूं, ये वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये बनेगा फोकस पे। कहां बनेगा, फोकस पे। और ये कहां बनेगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। ये कब की बात है, जब अनंत और वक्रता केंद्र पर हो। आप थोड़ा और नजदीक लाइए, थोड़ा नजदीक लाएंगे तो क्या कहां आएगा, वो वक्रता केंद्र आएगा। वक्रता वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर होगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। और क्या होगा, उल्टा होगा। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्थिति में, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस स्थिति में जो वस्तु का आकार है, जो प्रतिबिंब का आकार है, वो वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर। और कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जहां पर वस्तु रखी जाएगी वहीं पे क्या होगा, ये बनेगा भी। तो कहां पर, वक्रता केंद्र पर। कहां पर, वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन ये है, थोड़ा और नजदीक लाएंगे तो वस्तु कहां होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। क्या होगा, वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य। तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, ये बनेगा वास्तविक बनेगा। और क्या होगा, उल्टा होगा। और क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। और कहां पे होगा, ये होगा वक्रता केंद्र
केंद्र एवं अनंत पर। और जो चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन है कि वस्तु कहाँ हो, वस्तु है फोकस पर है, फोकस पे हो। अगर फोकस पे होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कहां पर बनेगा, अनंत पे बनेगा, और वस्तु से वो भी क्या होगा, वस्तु से वो भी बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहां पे बनेगा वो, अनंत पे बनेगा, अनंत पे, अनंत पे बनेगा। अब जो है, जो छठवीं कंडीशन, ये भी महत्वपूर्ण है। ये छठवीं कंडीशन क्या है, थोड़ा और लाइए, वस्तु को क्या हो, थोड़ा और लाइए, क्या हो जाएगा वो, फोकस, फोकस एवं ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच। अगर वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो क्या होगा, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और क्या होगा, ये सीधा बनेगा, क्या होगा, सीधा बनेगा, सीधा। और क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये हो गया। तो देखिए इसमें से जो कंडीशन है वो कह रहा है कि जो है दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, वो आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा। इसी कंडीशन को इस क्वेश्चन में क्या है, दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है याद रखिएगा, इसमें से खासकर ये वाली बात और जो है ये वाली बात, हाँ ये और ये दोनों जो है आप इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये किसके लिए है, ये जो है अवतल दर्पण के लिए है। किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए है। तो क्या उत्तल दर्पण के लिए भी कुछ ऐसा है, जी हाँ, उत्तल दर्पण के लिए मैं थोड़ा बात कर लेता हूं ताकि जो है ये पूरी बात क्या हो जाए, इसमें क्लियर हो जाए। ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, उत्तल दर्पण में मात्र एक कंडीशन है कि वस्तु कहाँ हो, वस्तु जो हो वो कहाँ हो, वक्रता केंद्र, सॉरी, अनंत, अनंत एवं ध्रुव के बीच हो। कहाँ हो, ध्रुव के बीच हो। तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसे होगा, आभासी, आभासी, और क्या होगा, सीधा होगा। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दर्पण वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से, वस्तु से छोटा, क्या होगा, वस्तु से छोटा। और कहां पड़ेगा, दर्पण के पीछे। तो ये रही बात, पूरा जो है ये उत्तल दर्पण की बात हो गई। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए वक्रता केंद्र और जो है दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच जो है संबंध बताइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है और कई बार ये ऑप्शन में भी आया है। तो क्या है, आपको बताना है दर्पण के फोकस दूरी, फोकस, फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या करना है आपको, दर्पण के फोकस दूरी और जो है दर्पण के जो है वक्रता त्रिज्या में क्या करना है, आपको संबंध बताना है। इस बात को आप जो है कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है जो थर्ड कहता है, अब आते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि जो है कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5 है,
वस्तु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और कांच में प्रकाश की चाल जो है ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है इसमें दिया है कांच का अपवर्तनांक ANG, वो कितना दिया है 1.5 दिया है। क्या दिया है ANG कितना दिया है 1.5 दिया है। और जो है वो दिया है C दिया है, C कितना दिया है 3 × 10⁸। आपको निकालना है क्या, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, मतलब V निकालना है। तो देखिए चाहे आप इसी n अपवर्तनांक बराबर क्या होता है C/V, आप इसे n ही कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है ये दिया है ये दिया है, आपको ये निकालना है। तो V बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C/n। C कितना जो है वो 3 × बता दूं यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे अपवर्तनांक है। अच्छा तो 3 × 10⁸ क्या है 8 है और अपवर्तनांक कितना दिया 1.5 है। तो 1.5 दुनाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये रहा इस क्वेश्चन का, ये नंबर कौन है 3 है। तो लेकिन इसके आगे भी हम बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे कि जो है ANG का जो फार्मूला क्या होता है, ANG का फार्मूला होता है जो है मान लो जो है यहाँ पे WNG दिया है, किसके सापेक्ष, इसे क्या बोलेंगे कि जो है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे इसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखे ANG/ANW, क्या लिखेंगे ANW। तो ये होगा क्या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अच्छा एक और फार्मूला जैसे हम बात करेंगे, जैसे WNG, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/GNW। इसको क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है ये रिवर्स हो जाता है। तो ये रहा फार्मूला, एक ये फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला हो गया। अच्छा अगर हम इसे लिखें कि जो है ANW इंटू WNG इंटू GNA, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अच्छा और बात करते हैं, जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, यदि किसी का भी अपवर्तनांक, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष नापा जाए तो उसे बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ना वायु या निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कि जो है किसी पदार्थ का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहलाता है, क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है तो ये रहा इसमें क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। मैं आपको कुछ अपवर्तनांक बता रहा हूं कि जैसे जो है जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। इसके अलावा आपको बताना है हीरे का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक
क्या बताना है आपको, हीरे का अपवर्तनांक क्या करना है आपको बताना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो देखिए आकाश का जो रंग होता है, आकाश का रंग, आकाश, क्वेश्चन नंबर 4, आकाश का नीला रंग वो किसी कारण होता है, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। किसके होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। तो ये क्या है, आकाश का नीला रंग, इसका मतलब वास्तव में आकाश का रंग नीला नहीं होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश का नीला रंग होता है। तो हम बात करेंगे कि आकाश का रंग होता क्या है। तो छात्रों, आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता है। आकाश का कोई रंग जो है क्या होता है, ये रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। परंतु अंतरिक्ष का रंग क्या होता है, अंतरिक्ष का रंग जो होता है वो काला होता है। क्या होता है, अंतरिक्ष का रंग, अंतरिक्ष का रंग, अंतरिक्ष का रंग क्या होता है, वो काला होता है। क्या होता है, अंतरिक्ष का जो रंग होता है वो काला होता है। इसके अलावा आप बात को आपको बताना है कि जो तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कौन सी घटना के कारण होते हैं कि जो है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। आपको एक क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, एक चौथाई हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए आपको ऊष्मा और धारा से संबंधित आपको क्या करना है, संबंध निकालना है। देखिए W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है I² R/T। और एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, V² T/R। एक और होता है, वो क्या होता है, VI, क्या होता है, VIT होता है, VIT होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये धारा है, ये क्या है, ये प्रतिरोध है, ये टाइम है, ये क्या है, ये विभव है। तो कह रहा है कि क्या कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, आपको क्या कर दिया जाए कि जो है प्रतिरोध तो क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। तो धारा और जो है धारा क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो देखिए इसमें प्रतिरोध और धारा किसमें है, इसमें जो है प्रतिरोध तो है लेकिन धारा का मान नहीं है, इसमें धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है। तो ये बचता है फार्मूला, क्या बचता है, ये वाला। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर I² R/T। क्या होता है, W² R/T। कहने का मतलब ये है कि R क्या कर दिया जाए, ये दोनों फिक्स हो जाए, क्या हो जाए, ये दोनों फिक्स हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए W समानुपाते क्या हो जाएगा, W समानुपाते I², क्या हो जाएगा, W समानुपाते I², या को W1/W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/I1/I2, I1 क्या हो जाए, I2²। तो कह रहा है जो धारा है वो क्या हो जाए, जो I1 है अगर ये I है और I2 क्या हो जाए, वो जो पहले की क्या हो जाए, आधी हो जाए, मतलब I/2। ये क्या है, ये I है, अच्छा ये क्या है, I है। तो बताइए तो जो प्रतिरोध होगा देखिए W1/W2 इक्वल टू ये क्या है, ये I है, और ये क्या हो जाए, I/2 हो जाए।
कितना हो जाएगा I/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये आई क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये I/2 क्या हो जाएगा 1/4। तो जो प्रतिरोध है, सॉरी जो ऊष्मा है वो क्या हो जाएगी W, ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो W1/W2 इक्वल टू क्या आ गया 4। तो जो ऊष्मा है वो W2 जो हो जाएगी वो पहले क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आप यहीं से देख कर बता सकते हैं कि स्क्वायर का है, अगर ये आधा हो जाएगा तो आधा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1/4। आप यहीं से बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1/4 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध जो होगा वो पहले क्या हो जाएगा, सॉरी जो ऊष्मा होगी वो पहले क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है आपको बताना है ओम का नियम। ओम मतलब I R और V में संबंध, ये आपको क्या करना है बताना है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है 1.6 इंटू 19 क्या होता है जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। और एक कैलोरी, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.2 क्या होते हैं जूल होते हैं। क्या होते हैं एक 4.2 क्या होते हैं जूल होते हैं। और एक जूल में कितना होता है 1/42 क्या होता है 1/42 क्या होता है कैलोरी होता है। तो अगर ऊष्मा को क्या करना है, अगर ऊष्मा को जूल से किस में कन्वर्ट करना है कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो देखिए उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर T अपान 4.2 R। 4.2 R ये किसमें कैलोरी में दिया होगा, किसमें दिया होगा कैलोरी में, बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू क्या हो जाएगा T अपान 4.2, ये क्या ये भी कैलोरी में हो जाएगा। और ये एक हो जाएगा VI T अपान 4.2, तो ये क्या है ये भी सभी क्या हो जाएगा कैलोरी में हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है किस पर, विद्युत धारा पर। जाहिर सी बात विद्युत धारा पर बढ़ाएंगे तो क्या होगा विद्युत चुंबकीय बल क्या होगा बढ़ेगा। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा विद्युत चुंबकीय बल क्या होगा चुंबकीय बल क्या होगा बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई इसमें भी बढ़ेगा, परंतु जो है विद्युत धारा की दिशा जो है बदलने से चुंबकीय बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं बी से लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है KL/R, जहां L क्या है तार की लंबाई है और R क्या है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी वस्तु की तार से क्या है दूरी है R है। K को जो है हम लिख सकते हैं B बराबर, अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होगा न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है एम्पियर न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसको हम लिख सकते हैं μ0/2 पाई, μ0/2 पाई। तो μ0/2 पाई या L/R होगा। बात करते हैं इसका मान कितना होता है, μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁻7 होता है, जहां ये क्या है निर्वात की
क्या है ये? तो म्यू 0/2 पाई का मान कितना होता है? वो होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर। ये है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत कम, परिवर्तित नहीं हुई, या ऑप्शन नंबर सी कहता है बहुत अधिक या लगातार परिवर्तित। तो देखिए लघु पथन क्या होता है? लघु पथन, लघु, क्वेश्चन नंबर 7, लघु पथन। लघु पथन को जो है शॉर्ट में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट सर्किट, CIRCUT, शॉर्ट सर्किट। अब आप शॉर्ट सर्किट का नाम सुने ही होंगे। जब दो तार क्या होते हैं आपस में जुड़ जाती है तो उसमें क्या निकलती है? आप देखेंगे कि जब दो तार क्या हो आपस में जुड़ जाती है तो आपस में उसमें क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है। इसी के ही वो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? होता है जब क्या होता है? जब क्या हो, दो तारें आपस में क्या हो जाए? टकरा जाए। क्या है? दो तारें आपस में जुड़ जाए। जब तारें क्या हो आपस में जुड़ जाए तब शॉर्ट सर्किट होता है। या क्या हो जाए, जो तार का जो प्लास्टिक होता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, वो क्या हो जाए? वो पिघल जाए। तार का क्या हो? इंसुलेटिंग प्लास्टिक क्या हो जाए? पिघल जाए। तार का जो इंसुलेटिंग था वो जो है मटेरियल है वो क्या हो जाए? पिघल जाए। एक और हो सकता है, जो सर्किट है हमारा वो क्या हो जाए? ओवरलोड हो जाए। सर्किट क्या हो जाए? ओवरलोड हो जाए। और क्या हो जाए? ये अच्छा, ये बात है। तो इन तीनों कंडीशन में आप जो है कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा परिणाम? परिणाम को आप जो है ध्यान से देखिएगा। तो धारा का मान क्या हो जाएगा? धारा का मान क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। धारा का मान क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा और क्या होगा? जो प्रतिरोध का मान भी जो हो जाएगा वो क्या हो? बहुत कम हो जाएगा। कम नहीं, बहुत कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और क्या होगा? जो फ्यूज है वो क्या हो जाएगा? हमारा उड़ जाएगा। फ्यूज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। फ्यूज क्या होगा? उड़ जाएगा। या एमसीबी क्या हो जाएगी? ट्रिप हो जाएगी। एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। एनसीबी क्या हो जाएगी? ट्रिप हो जाएगी। आपको बताना है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है? एमसीबी का आपको जो है फुल फॉर्म बताना है। हालांकि जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने ऐसे पूछ लिया जो है, आप अगर आपको आता है तो बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई है। और नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट पार्ट हम जो है कल ही अपलोड करने वाले हैं इसको। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।